आमतौर पर इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मौजूदगी में इजरायल और लेबनान के एम्बेसडर्स ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच में शांति बहाली हो सके। लेकिन इस समझौते के खिलाफ लेबनान में उन्हीं के प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उन पर इजरायल के हित में काम करने के लिए और लेबनान की जमीन इजरायल को सौंपने का इल्जाम लग रहा है। इजरायल ने यह डील लेबनान से इसलिए भी किया है जिसे उसे पूरी तरीके से उस देश से बाहर ना जाना पड़े, पूरी तरीके से ऑक्यूपेशन खत्म ना करना पड़े। अब यह एक शर्त है जो ईरान ने रखी थी अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए। उधर इजरायल पूरी तरीके से ईरान के साथ कोई भी पीस डील, किसी भी समझौते को मार गिराना चाहती है। वैसे में भी अगर कोई सीज फायर हो भी जाता है तो इजरायल कौन सा सीज फायर मानता है, यह तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। दूसरा पक्ष सीज करता है, इजरायल फायर करता है। गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, ईरान, हमने यह पैटर्न कई बार रिपीट होते देखा है। लाख इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, सीज फायर होने के बावजूद इजरायल अपने मौत का तांडव कभी रोकता ही नहीं, लोगों को मारे ही जाता है। इजरायल की इन्हीं हथकंडों के वजह से, हरकतों के वजह से अब वो इंटरनेशनली एक्सपोज और आइसोलेट हो रहा है। इसी हफ्ते यूएनएचआरसी ने गाजा में बच्चों के नरसंहार का जिम्मेदार इजरायल को ठहराया है ऑफिशियली। अब तो पुराना यार अमेरिका भी इजरायल से परेशान आ चुका है। लेकिन इस सब के बीच में लग रहा है मानो इजरायल को एक नया दोस्त मिल गया हो। बीते कुछ समय से इंडिया तेजी से इजरायल के करीब आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री या एनएसए या टॉप ऑफिशियल्स आए दिन इजरायल दौरे पर आपको मिलेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्म्स इंपोर्ट चल रहा है। पेगासस जैसी सेंसिटिव स्पाइंग टेक्नोलॉजी भारत सरकार खरीद रही है। और यही नहीं, भारत अब इजरायलियों के लिए एक सेफ स्पेस भी बन गया है। जंग के बाद, नरसंहार को अंजाम देने के बाद थके हारे इजरायली सोल्जर्स, वॉर क्रिमिनल्स मजे से भारत आते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, रेव पार्टीज करते हैं, नशा करते हैं और हमारी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। देशभक्त पर आज एक सिंपल सा सवाल, क्या हम इतने कमजोर बन गए हैं? क्या हम इतने डेस्परेट हो गए हैं कि एक जेनोसाइड स्टेट की चापलूसी कर रहे हैं? क्या हमने अपने जमीर को पूरी तरीके से बेच दिया है? क्या आज हमारे सरकार के पास इतनी भी रीढ़ की हड्डी बाकी नहीं रही है कि सही को सही और गलत को गलत बोल सके? क्या अमेरिका की राजनीति को खोखला करने के बाद, उसे अपने कब्जे में करने के बाद इजरायल भारत को अपना निशाना बनाने वाला है? आखिर क्यों भारत सरकार इजरायल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाती है? क्या इजरायल ने भारत को इतनी कस के जकड़ के रखा है कि उससे अब निकल पाना हमारे लिए नामुमकिन होने वाला है? 23 जून को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपने रिपोर्ट के जरिए उस बात को ऑफिशियल कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, जिसके बारे में हम आपको देशभक्त पर महीनों से बताते आए हैं। अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में यूएन ने कंफर्म कर दिया है कि गाजा में अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच में सिर्फ गाजा क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और इसके अलावा 44,000 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं, जिसमें से हजारों ऐसे बच्चे हैं जो जिंदगी भर के लिए अब अपाहिज ही रहेंगे। ये आंकड़े किसी मीडिया इन्वेस्टिगेशन या कोई सरकार का दावा नहीं है। अब ये यूएन की इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है जो मार्च 2026 तक के डेटा को प्रोड्यूस कर चुकी है, काम कर चुकी है। और कमीशन का कहना है कि अभी भी ये आंकड़े असली नंबर से कम हैं, क्योंकि कई मौतें हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। मलबे के जो नीचे बच्चे दबकर मर गए हैं, उन्हें किसी ने गिना भी नहीं है। यानी इस नरसंहार में बच्चे कितने मारे गए हैं, उनकी संख्या इससे भी ज्यादा है। मारे गए बच्चों में से 5,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी जब वो मारे गए। अब इजरायलियों से पूछे तो ये भी हमास के टेररिस्ट थे। 1,000 ऐसे बच्चे थे जो 1 साल से भी कम उनकी उम्र थी और 420 रिकॉर्डेड ऐसे बच्चे थे, नवजात शिशु थे, न्यू बॉर्न्स थे। कमीशन ने ऐसे कई केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं सबूत के साथ, जहां इजरायली सोल्जर्स ने जानबूझ के बच्चों को टारगेट किया, कभी स्नाइपर राइफल से, कभी क्वाड कॉप्टर से, ड्रोन से, सिंगल प्रिसिशन शॉट, कभी सर पर गोली लगती है तो कभी सीधे सीने पे। 3 of the doctors who were involved in treatment of children in Gaza spoke to us that the gunshot wounds were specifically directed at the head and the neck to cause maximum damage. A breastfeeding baby was shot by a quadcopter through the head, and the baby now suffers
a permanent paralysis. The commission found the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children. The report released today further substantiates our finding on genocide. 17 अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कमीशन को ऑन रिकॉर्ड बताया कि उन्होंने लगातार एक पैटर्न कैसे देखा। बच्चा अकेला है, गोली लगती है, अडल्ट्स जो साथ थे उन्हें कुछ नहीं होता है। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कई केसेस में कैसे बच्चों को गोली क्रॉस फायर में नहीं लगी, गलती से नहीं लगी, गोली बच्चों को मारने के लिए चलाई गई थी। जैसे कि मानिए आईडीएफ जो इजराइल की आर्मी है, उनके सोल्जर्स टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो। एक ऐसा भी किस्सा सामने आया है जहां महज 10 दिन का बच्चा नुशैरत कैंप में अपनी मां के साथ एक टेंट में था। एक क्वाडकॉप्टर से गोली चलाई जाती है सीधा उस बच्चे के सर पर। वो गोली उसके पास से निकलती है, बच्चा बच तो जाता है लेकिन परमानेंट ब्रेन इंजरी के साथ। एक 4 साल की बच्ची खान यूनिस डिस्प्लेसमेंट कैंप में अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है। क्वाडकॉप्टर से गोली चलती है जो कि सिर्फ उस बच्ची को लगती है, कोई और घायल तक नहीं होता है। वो बच्ची भी परमानेंटली पैरालाइज अब हो चुकी है। कमीशन ने इजरायली फोर्सेस के इस बर्ताव को समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा रिपीटेडली क्यों हो रहा है। यूएन का मानना है कि इजरायल के टॉप लीडरशिप से लेकर आम जनता तक एक नैरेटिव इस तरीके से चलाया गया है जिससे लोगों ने मान लिया है कि गाजा में हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो, वो आतंकवादी है, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, और उसका मरना इजरायल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इजरायल ये दिखाता है कि एक पूरे देश को नफरत में झुलसाया कैसे जा सकता है, ब्रेन वॉश कैसे किया जा सकता है, इतना कि वो एक खुले नरसंहार के लिए भी तैयार हो जाए, तालियां पीटे। बच्चे जब मारे जा रहे हैं उस पर भी वो खुश हो रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever. Not on children, not on women, not on anybody. I just think we need to kill them, every one of them, and that's it. There's only one way, I would carpet bomb them. כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. यूएन कमीशन का मानना है कि यही जहर इजरायली आर्मी में कूट कूट कर भर दिया गया है। एक इजरायली डॉक्यूमेंट्री में सोल्जर ने खुद कहा कि उसने कैसे एक 16 साल के अनआर्म्ड लड़के को मार गिराया और बटालियन कमांडर ने उसे शाबाशी दी, कंग्रेचुलेट किया। इसीलिए यूएनएचआरसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसे एक पैटर्न बताता है जो इजरायल के जेनोसाइडल इंटेंट को साफ दिखाता है। और अब तो जेनोसाइड शब्द आम तौर पर रिकॉर्ड पर भी आ चुका है। यूएन भी यह बात कह रहा है। जो बच्चे बाय द वे बच जाते हैं उनका भविष्य भी इजरायल ने पूरी तरीके से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गाजा में 97% स्कूल्स डैमेज या ध्वस्त हो चुके हैं क्योंकि आईडीएफ को हमेशा लगता है कि या तो अस्पताल है या तो स्कूल है, उसके नीचे हमास टनल उसको जरूर मिलेगा। हमास आतंकवादी वहीं बैठे हुए हैं। करीबन 7 लाख बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से अब बाहर हो चुके हैं। यह अब एलिगेशन नहीं है, अब यह डॉक्यूमेंटेड, रिसर्च्ड, एविडेंस बेस्ड फैक्ट है जिस पर यूएन का मोहर लग चुका है। वैसे यूएन की इस रिपोर्ट से सिर्फ वही लोग चौंक जाएंगे जो इस नरसंहार को सालों से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स सालों से यह बात करते आए हैं। हमने कई एपिसोड्स बनाए हैं देशभक्त पर, इजरायल के नरसंहार के बारे में। लेकिन हां, अब यूएन इस बात पर मोहर लगा रहा है कि इजरायल एक जेनोसाइडल देश है, उसका जेनोसाइडल इंटेंट है, आईडीएफ एक जेनोसाइडल फौज है और यह सिस्टमैटिकली गाजा में हमास के बहाने बच्चों को मारता आया है। बीते 2-3 सालों में गाजा में इजरायल की बर्बरता देखने के बाद कई यूरोपियन देश इजरायल से दूरी बनाने लगे। इजरायल के साथ जो समझौते थे, आर्म्स डील थे, उसको पॉज कर दिया गया। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जब अरेस्ट वारंट आया, उसके बाद कई यूरोपियन देशों में नेतन्याहू का जाना इंपॉसिबल बन गया। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने ओपनली इजरायल पर प्रेशर बनाया कि आप इस तरीके से पैलेस्टीनियंस को मार नहीं सकते हो। उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज भी किया। इजरायली सरकार को ओपनली कॉल आउट करने की भी कोशिश की गई। Ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Trying to get pressure on Israel to stop the carnage, to stop the slaughter of innocent children. La prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la franja de Gaza. लेकिन यह सब बयानबाजी से इजरायल को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अमेरिका स्ट्रांगली इजरायल के पीछे खड़ा था।
या ये कह लीजिए अमेरिका के नेता इजराइल की मुट्ठी में थे। जब गाजा में 70,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, 300 से ज्यादा जर्नलिस्ट को 2 सालों के अंदर अंदर मार गिरा दिया गया, बहुत बार तो टारगेटेड असैसिनेशन में आईसीसी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा, उसे ढाल की तरह, मैंने एक ढाल बनकर उसे डिफेंड करता रहा। लेकिन फिर ईरान वॉर होता है। नेतन्याहू ने ट्रंप को कन्विंस कर लिया था, ईरान पर हमला कर दो, ईरान में सत्ता पलट अपने आप हो जाएगा, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दोगे आप, हिजबुल्लाह भी खत्म हो जाएगा, इजराइल वेस्ट एशिया में सुपर पावर बन जाएगा। हुआ उल्टा। हॉर्मुज को फिर खोलने के बाद अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ा। ईरान को $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड देने का वायदा करना पड़ा। बदले में ईरान ने ना तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने सौंपे, ना इनरिच्ड यूरेनियम। इजराइल को इसके ऊपर निगोशिएशन से बाहर रखा गया। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। लेकिन इजराइल ने भी बदला लिया, लेबनान पर हमला करके और वहां से ना विड्रॉ करने का वादा करके। इससे यूएस ईरान डील का टूटना ऑलमोस्ट तय हो गया। अमेरिका ने लाख धमकियां दी, बहुत सारी वार्निंग दी, लेकिन इजराइल टस से मस नहीं हुआ। कहा हम ये कंडीशन नहीं मानेंगे, हम लेबनान से पूरी तरीके से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक समय अमेरिका में अत्यंत लोकप्रिय इजराइल, आज उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अब अमेरिका भी इजराइल का असली चेहरा देख चुका है। एक ऐसा देश जो अपने फायदे के लिए अमेरिका को भी चूस के खत्म कर देगा, फिर फेंक देगा। अमेरिका में कई लोगों का मानना है कि उनके देश को अब इजराइल की चपेट से बाहर निकलना चाहिए, ऑर्बिट से बाहर निकलना चाहिए। कुछ महीने पहले तक अमेरिका में यह कहना पाप होता, मुश्किल होता कि इजराइल ने कुछ गलत किया है। एपैक इतनी पावरफुल लॉबी है अमेरिका में कि किसी पॉलिटिशियन की हिमाकत नहीं होती है कि इजराइल के खिलाफ कुछ भी बोल दे। जो बोलते थे उन्हें एंटी ज्यू, एंटी सेमाइट कह दिया जाता था, बॉयकॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब वक्त, जज्बात, हालात, सब कुछ लग रहा है बदल रहा है। जब इजराइल, अब सोचो, इजराइल से अमेरिका दोस्ती नहीं रखना चाहता है या दूरी बनाना चाहता है, तो इजराइल भी समझदार है, वो दूसरे दोस्त ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास का आतंकी हमला हुआ था, सबसे पहले कॉल नेतन्याहू को प्रधानमंत्री मोदी से ही आया था। 2017 में मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो इजराइल जाते हैं। मोदी के ही कार्यकाल में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इंडिया का दौरा करते हैं। कहने को तो दोनों लीडर्स के बीच में आप मान लीजिए एक आइडियोलॉजिकल सांठगांठ है। ज़ायनिस्ट्स और हिंदुत्ववादी अपने आप को एक जैसा मानते हैं, भाई भाई मानते हैं, और दोनों का मानना है कि दुनिया उन्हें गलत समझती है। लेकिन आइडियोलॉजी के अलावा यू सी इट इज गुड बिजनेस। 2020 से 2024 के बीच इंडिया इजराइल का सबसे बड़ा आर्म्स बायर बन गया था। इजरायली वेपन टेक्नोलॉजी इंडिया आती रही, चाहे वो बराक एंटी मिसाइल सिस्टम हो, हैरॉप किलर ड्रोन्स हो, सर्वेलेंस सिस्टम्स हो, एल्बिट के साथ अडानी ग्रुप का बड़ा पार्टनरशिप हो, पर्दे के पीछे पेगासस जैसी स्नूपिंग टेक्नोलॉजी जिसे मोदी सरकार ने अपने नागरिकों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया था। कितने लेवल तक किया था यह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पता लगा पाई। आज इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री के साथ इंडियन कंपनी स्मॉल आर्म्स बना रही है। मोसाड और इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी डेटा शेयर कर रही है इस्लामिक मिलिटेंट्स के खिलाफ। इकोनॉमिक टाइज भी गहरी हो रही हैं। फ्री ट्रेड डील नेगोशिएट किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी कोलैबोरेशन है। हजारों इंडियन आज इजराइल में काम कर रहे हैं। यू सी, जब 7 अक्टूबर का आतंकी हमला हुआ उसके बाद इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पर भरोसा करना बंद कर दिया, तो भारत से सस्ते मजदूर पहुंच गए इजराइल काम करने के लिए। इस सब के बीच दोनों देशों ने इस साल फैसला किया कि क्यों ना इस दोस्ती को और गहरा कर दिया जाए। इस उम्मीद के साथ मोदी फरवरी में इजराइल गए, इजराइल को फादरलैंड कह डाला और बोला इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया their motherland। और नेतन्याहू ने क्या किया? मोदी के विजिट के 3 दिन के अंदर अंदर भारत के पुराने दोस्त ईरान के ऊपर उसके इतिहास का सबसे घातक हमला करवा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 40 टॉप कमांडर्स को मार डाला गया और भारत सरकार ने चूं तक नहीं की। शायद चुप रहने की डील या अंडरस्टैंडिंग इजराइल दौरे के समय ही हो गई हो। हमें आज तक मालूम नहीं है कि यह प्रधानमंत्री इजराइल उस समय गए क्यों थे। क्या यह कोई चाल थी नेतन्याहू की अपना इंटरनेशनल सपोर्ट दिखाने के लिए ठीक युद्ध से पहले? जो भी हो, पूरी दुनिया को तो यही दिखा कि जंग की शुरुआत जब हुई थी 28 फरवरी को, जिससे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है, भारत उससे पहले इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, नेतन्याहू के साथ खाखा खीखी कर रहा था।
उधर इजराइल का मोदी के साथ ये जो भरत मिलाव है उसकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। समय मिले तो कभी जेम्स बार की लाइन इन द सैंड पढ़ लीजिएगा। यूरोपियंस ने मिडिल ईस्ट में जो सालों से रायता फैलाकर रखा है उसका पूरा डिटेल आपको यहीं मिल जाएगा। और यह भी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कैसे इजराइल के बेस्ट फ्रेंड बदलते रहते हैं। इजराइल की स्थापना में ब्रिटेन ने जबरदस्त हाथ बटाया था, फिर फ्रांस ने चुपके चुपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी और अमेरिका ने तो भर भर कर पैसा और असला दिया ही है। अब इन तीनों देशों के साथ वो बात नहीं रही है, अनबन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो इजराइल नए ताकतवर दोस्त ढूंढ रहा है। रशिया और चाइना तो घुसने नहीं देंगे, गेट आउट बोल देंगे। बचा कौन? भारत देश। आज जिस तरीके से मोदी सरकार इजराइल की तरफ झुक रहे हैं वो एक बहुत बड़ा धोखा है पैलेस्टीनियंस के साथ। दशकों से भारत ने एक मॉरल स्टैंड लिया था कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट बट पैलेस्टाइन ऑल्सो हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। तो उपाय यही है कि हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ काम करें। लेकिन अब हमने इजराइल को ऐसा हक दिया कि हमने अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, पैलेस्टाइन, ईरान, गल्फ नेशन, सबको पीछे छोड़ दिया है। बस इजराइल को खुश रखना है हमें। इजराइल के खिलाफ यूएन रेजोल्यूशन पर इंडिया एब्सटेन करता है। खमीनी के मर्डर के बाद ईरान ने 4 दिन लगा दिए ऑफिशियल कंडोलेंस देने में। मिनाब में 150 बच्चे मिसाइल स्ट्राइक पे मारे जाते हैं। भारत देश करीबन 2 हफ्तों तक अपनी चुप्पी साधे बैठा था। तो सवाल यह है कि इंडिया की पोजीशन आज है क्या? क्या हम इजराइल के जूनियर पार्टनर बन गए हैं या हम इजराइल के कोई मिलिट्री एलाय बन गए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया को इस सब से मिल क्या रहा है? हमारे देश हित में क्या हो रहा है ये कोई हमें समझा दे। या ये हो रहा है कि मोदी और नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री चल रही है और उसके बिना पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी जो इमेज है, वो छवि नाश हो रही है। इजराइल के करीबी होने का नतीजा यह भी हुआ है कि भारत देश की जो छवि थी, जो मॉरल हाई ग्राउंड था, वो खिसक चुका है। इसीलिए पाकिस्तान जैसा देश जो कल तक टेरर स्टेट के टैग से बचा रहा था, आज वो यूएस ईरान के बीच में मीडिएटर बन रहा है, शांति करवा रहा है। देखा जाए तो यह शांति समझौता भारत को करवाना चाहिए था। ईरान और अमेरिका को करीब से भारत इतने दशकों से जानता है, लेकिन अब जयशंकर जी कह रहे हैं ना, ये सब मीडिएशन तो दलाली है। लेकिन शायद असली दलाली भारत सरकार कर रही है। देश की सुरक्षा, छवि और अस्तित्व के साथ हमारा खिलवाड़ चल रहा है। इजराइल को अपनी मनमानी हम करने दे रहे हैं, परमिशन देकर रखा है, चाहे वेस्ट एशिया में हो या हमारे देश में भी वो खुलेआम जो चाहता है कर रहा है। मिलिए ईतान गिलबोआ से, इजरायली रिजर्विस्ट हैं। सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। गाजा में पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक उड़ाते हुए आप इन्हें देख पाओगे। धमाका होता है और वो और बाकी जो उनके सोल्जर साथी हैं वो जश्न मना रहे हैं। एक और वीडियो भी है जहां धमाके को डेडिकेट किया जा रहा है टू अनदर सोल्जर। नाउ यूएन कमीशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई भी इसमें मिलिट्री जस्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा इस बिहेवियर में। यह तोड़फोड़ सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से किया जा रहा है या मस्ती मजाक के लिए किया जा रहा है। यह वॉर क्राइम है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। यही गिलबोआ अब छुट्टियां मनाने भारत के हिमाचल प्रदेश में आता है। कसोल के पास गोंधला गांव में जाता है, एक गेस्ट हाउस में रुकता है, ट्रेकिंग करता है, मजे करता है बिना किसी रोक टोक के। इसी बीच इस सोल्जर की हरकतों का पता बेल्जियम बेस्ड हिंद रिजाब फाउंडेशन को पता चलता है। यह ऑर्गेनाइजेशन इजरायली सोल्जर्स को वर्ल्ड वाइड ट्रैक करता है वाया देयर सोशल मीडिया पोस्ट, उनकी लोकेशन, उनके एक्टिविटीज एंड सो फोर्थ। इस फाउंडेशन ने ईतन को ट्रैक किया, उसके वॉर क्राइम्स का सबूत रिलीज किया। यह बात एक पब्लिक स्पिरिटेड इंडियन लॉयर तक पहुंची। उन्होंने ईतन की लोकेशन कंफर्म की और हिमाचल प्रदेश पुलिस को उसके खिलाफ कंप्लेंट भी सौंप दी। इस कंप्लेंट में जिनीवा कन्वेंशन एक्ट को इन्वोक किया गया। 1960 में इंडिया के पार्लियामेंट में यह पास किया गया था। आपको बता दें, जिनीवा कन्वेंशन पूरी दुनिया में वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट एक सिंगल लार्जेस्ट, आप मान लीजिए, एक रूल बुक है। क्या वॉर क्राइम है, क्या नहीं है, वॉर क्रिमिनल को क्या सजा मिलनी चाहिए, उसे कैसे डील करना चाहिए, सब किताब में लिखा हुआ है और भारत देश ने इसको मंजूरी दी है। क्योंकि भारत इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, इसीलिए भारत की सरजमीन पर यह कानून की तरह लागू होता है। लेकिन भारत सरकार ने इस कानून के तहत फाइल की गई इस कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया। ईतन गिलबोआ को चुपचाप इजराइल वापस भेज दिया गया। ऐसे ही एक और केस आता है कनाडा में। वहां अलग रिएक्शन देखिए। हिंद रिजाब फाउंडेशन की कंप्लेंट के बाद एक इजरायली रिजर्विस्ट का वीजा कैंसिल हो जाता है। बेल्जियम में इजरायली सोल्जर्स एक म्यूजिक फेस्टिवल में मिलिट्री फ्लैग्स लेकर आते हैं। कंप्लेंट आईसीसी तक पहुंचती है। लेकिन भारत मानो इजरायल वॉर क्रिमिनल्स के लिए सेफ हेवन सा बन गया है और यह सिर्फ एक
आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को खुद अब इंटरवीन करना पड़ा है। मामला यहां तक पहुंच चुका है, कसौल के जंगलों में इजरायली टूरिस्ट सोल्जर्स ओपन एयर रेव ड्रग यूज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कोर्ट को स्पॉट इंस्पेक्शन का ऑर्डर देना पड़ा। वैसे तो हमारे देश में टूरिज्म अपने पोटेंशियल के हिसाब से काफी खस्ता हालत में है, लेकिन किसी कारण हेतु इजराइल के लोग यहां बहुत सेफ फील करते हैं, उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी जाती है। धर्मकोट में एक इंडियन टूरिस्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैसे कुछ कैफेज में इंडियंस को थर्ड क्लास सिटीजंस की तरह ट्रीट किया जाता है और इजरायली टूरिस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। सेम ऑर्डर सेम टाइम इजरायली टूरिस्ट को पहले सर्विस मिलता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ और भी रेस्टोरेंट्स है, जगह है जहां साफ साफ इंडियंस नॉट अलाउड बोल दिया जाता है, सिर्फ इजरायलीज के लिए है। ऐसे मल्टीपल केसेस सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया खंगाल लीजिएगा, आपको सच दिख जाएगा। सार इतनी भी क्या चापलूसी चल रही है भाई इजरायल की। लगता है ब्रिटिश राज के बाद अब इजरायल राज आने वाला है हमारे देश में। वही कहीं इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स को अगर आप ट्रैक करोगे, इजरायल में हमारी कितनी खातिरदारी होती है, कितने रेस्टोरेंट के दरवाजे खुलते हैं, हमें कितना ड्रग और रेव पार्टी करने को मिलता है इजरायल में, आपको सच पता चल जाएगा। भारत को इजरायल वॉर क्रिमिनल्स अलाउ करने चाहिए क्या? गाजा में नरसंहार करने के बाद हमारे यहां उनको पार्टी, रेव, ड्रग्स करने की अनुमति मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स पे लिख के जरूर बताइएगा। अंत में एक ही सवाल कि भारत सरकार आखिर यह सब अलाउ क्यों कर रहा है? सारी दुनिया के खिलाफ जाकर एक जेनोसाइडल सरकार के साथ हम रिश्ता क्यों बना रहे हैं? उनके साथ आर्म्स डील कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, उनके लिए अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दे रहे हैं, भारत में ड्रग रेव पार्टीज अलाउ कर रहे हैं वॉर क्रिमिनल्स के लिए, यहां तक कि इंडियंस नॉट अलाउड वाले कैफेज जो हैं उन्हें और भी बढ़ावा मिल रहा है। क्या यही है मोदी जी का राष्ट्रवाद? इजराइल के जेनोसाइड को तो कॉल करना दूर की बात है, अभी तो लग रहा है हम वफादार पालतू बन गए हैं इजराइल के। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा जो शायद भारत में अब रिपीट हो रहा है, इंटरनेशनली हो चुका है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, दुनिया के सबसे इफेक्टिव स्पाई एजेंसीज में उसे माना जाता है। उसके ट्रैक रिकॉर्ड में एनिमी टेरिटरी में असैसिनेशन, साइबर अटैक्स, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करना, सरल भाषा में बोले तो ब्लैकमेल करना उनकी फितरत में है, बहुत हाई लेवल तक वो कर चुके हैं। कुछ साल पहले कतर में हमारे 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस पर डाल दिया गया था। लीक्ड रिपोर्ट्स की माने तो वो इजराइल के लिए कतर के सबमरीन प्रोग्राम के बारे में स्पाइंग कर रहे थे। यह भी इजराइल की पुरानी फितरत है, अपने गंदे काम दूसरों से करवाओ। भारत को उन ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी, खूब विनती करनी पड़ी। लास्ट में जाकर एक मोटा एलएनजी डील किया गया कतर के साथ, उसके बाद इन अफसरों की जान बच पाती है। सवाल यह है कि क्या अब इंडिया इजराइल के लिए प्रॉक्सी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर रही है? भाई पालतू बन गए क्या हम उनके? ईरान जो इंडिया के लिए एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, ऑयल, चाबार पोर्ट, अफगान एक्सेस, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, उसके साथ इंडिया के रिलेशंस अब उतने अच्छे नहीं रहे। इंडिया मिडिल ईस्ट में इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो रहा है, और यह सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने इजराइल से करीबी बनाना ज्यादा सही सोचा। क्या इजराइल के साथ करीबी हमारे देश को और ताकतवर या उल्टा और कमजोर बना दे रहा है? क्या इजराइल वेपन्स और इजरायली इंटेलिजेंस की कीमत यह है कि हम अपनी मोरालिटी बेच दे? और क्या हो अगर इजराइल अमेरिका की तरह हमारे पॉलिटिक्स में भी कल दखलंदाजी देना शुरू कर दे? कहा जाता है कि इजराइल ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रही है, कल नेताओं को भी पैसा देने लगेगी। आज अमेरिका की हालत देखो, अमेरिका की सरकार अमेरिकन के लिए कम और इजराइल के लिए ज्यादा काम करती दिख रही है। नेताओं को इतना पैसा खिलाया गया है, शायद इजराइल की मोसाद इन नेताओं को ब्लैकमेल भी कर रही है। एप्स्टीन फाइल्स खुलासे में भी इजराइल का नाम सामने आता है। इससे पहले मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल में भी मोसाद और नेतन्याहू का हाथ बताया जा रहा है इस मैटर को पब्लिसाइज करने में। तो क्या ऐसा कल कुछ भारत सरकार के साथ भी हो सकता है या हो रहा है? हमारे पॉलिटिशियंस के साथ भी किसी तरीके का ब्लैकमेल चल रहा है? क्या हमारे सरकार भी किसी प्रेशर के अंडर इजरायली इंटरेस्ट को अपने नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख रही है? मैं आशा करता हूं कि यह ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ स्पेकुलेशन है। लेकिन अमेरिका और पूरी दुनिया ने इजराइल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। समझदारी इसी में है कि मोदी सरकार खतरे को भांपे, समझे और देश की सुरक्षा को लेकर इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए हम 2 कदम पीछे लें। नहीं तो इजराइल इतनी कस के हमको हक देगा ना कि अमेरिका के बाद हम उनके मोहताज हो जाएंगे।